अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर्स जो है वो देखें। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो किन पार्टिकल्स पे काम करता है, इन पार्टिकल्स को जिन पे काम करता है हम फर्मियंस कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स, नॉट एग्जैक्टली टू टाइप बट थोड़ा सा इसका अगर हम रफली देखें तो एक फर्मियंस हैं पार्टिकल और दूसरे हैं बोसॉन्स। ठीक है, एक और किस्म के पार्टिकल्स भी होते हैं बट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पार्टिकल्स एक्यूमुलेट, दो हम यहाँ पे कैटेगरीज पढ़ें। एक फर्मियंस हैं, दूसरे बोसॉन्स हैं। फर्मियंस जो हैं वो पार्टिकल हैं जो कि हाफ स्पिन रखते हैं और हाफ इंटीजर स्पिन रखते हैं, और ये एक क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल हो सकता है। ठीक, और फिर दूसरी किस्म के पार्टिकल जो हैं उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। उनमें फोटोन आते हैं या कुछ और पार्टिकल्स हैं। फोटोन वो या बोसॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो इंटीजर स्पिन रखते हैं और वो एक स्टेट में मतलब कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक सिस्टम हो बोसॉन का तो वो अपने लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में हो सकते हैं। जबकि अगर आपके पास एक फर्मियंस का सिस्टम है तो उसमें फर्मियंस जो हैं वो एक स्टेट में एक ही होगा, और फिर वो इस तरह मतलब उससे ऊपर वाली स्टेट में हायर एनर्जी स्टेट में फिर दूसरा होगा, फिर हायर उससे हायर एनर्जी स्टेट में। तो इस तरह आप देखो कि हमारा मतलब स्टेट से हमारी मुराद ये है कि ऐसी एक एनर्जी लेवल जिसमें कि सारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हों। ठीक है, तो उसको हम एक एनर्जी स्टेट कहते हैं या क्वांटम स्टेट कहते हैं। यानी ऑल द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट फॉर दैट क्वांटम स्टेट। ठीक है, तो इस तरह मतलब जितनी भी हो सकता है दो क्वांटम स्टेट कुड हैव सेम एनर्जी, बट ये कि हर एक क्वांटम स्टेट जो है उसके अंदर एक पार्टिकल होगा, दो पार्टिकल नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब क्वांटम स्टेट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्मियंस इंक्लूड एलिमेंट्री पार्टिकल्स सच एज क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कंसर्न है क्योंकि हम एटम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द ऑर्बिट में होते हैं और वहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते हैं, और एनर्जी लेवल के फिर सब लेवल्स होते हैं और एनर्जी स्टेट्स बनती हैं, क्वांटम स्टेट्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स भी और न्यूट्रिनोज जो हैं ये भी हाफ इंटीजर पार्टिकल्स हैं, हाफ इंटीजर स्पिन पार्टिकल हैं, और ये भी ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। The baryons such as protons and neutrons are and some not मतलब न्यूट्रिनोज के अलावा जो baryons हैं, यानी एक फर्मियंस होते हैं, दूसरे baryons होते हैं। baryons जो हैं वो उनमें प्रोटॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं। फर्मियंस बेसिकली जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन बैरियंस जो हैं वो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे प्रोटॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, 3 क्वार्क से 2 अप और 1 डाउन। उसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर बना है, सो इनके अंदर स्ट्रक्चर होता है। और जो क्वार्क्स हैं वो इटसेल्फ उनके पास हाफ इंटीजर स्पिन होती है, सो ये वाले जो हैं इनके पास भी हाफ इंटीजर स्पिन होती है। and some atoms such as these are fermions। ठीक, so basically मैं मतलब ये कैटेगरीज हमारी दो थी, एक फर्मियंस की और एक बोसॉन्स की। तो बैरियंस जो है वो फर्मियंस ही हैं। ठीक है, फर्मियंस में इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इनको हम मतलब वो पार्टिकल कहते हैं जो कि फंडामेंटल हैं। ठीक है, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। फर्मियंस के अंदर ये वाले पार्टिकल का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्वार्क्स का और न्यूट्रिनोस का और इलेक्ट्रॉन्स का। जबकि जो बैरियंस हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी फर्मियंस हैं लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये दूसरे पार्टिकल से मिलके बने हैं, इनका मतलब ये। तो अब यहाँ पे सी हीलियम एटम जो है उसको भी हम फर्मियन ले रहे हैं क्योंकि वो भी मतलब एक छोटा एटम है, और उसको भी हम ऐसे ट्रीट करें जैसे वो फर्मियन है। और बैरियन है, मतलब जिसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली नॉट अ पार्टिकल, जाहिर है वो एक एटम है, बट सम टाइम हम उनको ऐसे डील करते हैं जैसे वो भी एक फर्मियन है। बहरहाल चलें, तो हम बेसिकली देखने वाले थे कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं। एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, जिसे हम फेमिलियर हैं बोहर की थ्योरी से ही,
और फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है L, एंड देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Ml और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Ms। तो ये जो क्वांटम नंबर हैं ये तो हर एटम में नॉर्मली भी मतलब होते हैं। इनकी बेस पर आपके पास यहाँ पे लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स, और फिर L की बेस पर सब लेवल्स बनते हैं। ये जो दोनों क्वांटम नंबर हैं ये तब आपको शो होते हैं जब आप किसी भी जो एटम है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये दो। So it is impossible for two electrons of a poly electron atom to have the same values of four quantum numbers m, n, l, ml and ms। So इन चारों की वैल्यू जो है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। नहीं हो सकता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीन सेम हो लेकिन चौथे का डिफरेंट होना मस्ट है। या हो सकता है कि ये तीन सेम हो लेकिन इसका डिफरेंट होना मस्ट है। तो यानी कोई एक क्वांटम नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो डिफरेंट होगा। तीनों चारों जो है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है जिनका n, l और ml सेम है तो उनकी स्पिन की वैल्यू डिफरेंट होगी। एक की 1/2 होगी, दूसरे की -1/2 होगी। The particles with integer spin or are bosons or they are not subjected to Pauli exclusion principle। so ये हमने पहले पढ़ा कि बोसॉन ऐसे पार्टिकल हैं जो कि एक स्टेट में कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनके एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो नहीं लगता, वो इससे मावरा है। Any number of identical boson can occupy the same quantum state। तो quantum state n, l, ml and ms for two electrons of helium atom in its ground state। so helium atom ground state में क्या कैसे होता है कि उसके पास जो है वो हीलियम एटम जो है उसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और उसके बाहर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल में ही होंगे ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल में ही होंगे जो कि s है, ठीक। तो के एल एम एन जिसको हम ये के शेल है, बेसिकली के शेल में एस ऑर्बिटल में दोनों होंगे। सो के में होता है सिर्फ एस है, ठीक, ये तुम्हें पता ही है। पर हल्सो ये तो इसमें क्या होगा कि के शेल है n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 1। और एस के में फिर सबसे पहले एस फिल होता है, तो एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, दिस इज एल यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एल की 0 होगी, ठीक है, क्योंकि जो एल है वो 0 से स्टार्ट होता है, सो एस के लिए एल 0 होता है। इसी तरह एम एल की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि एम एल जो है वो हम आगे देखते हैं एम एल की वैल्यू से हम कैसे निकालते हैं, सो वो भी 0 होगा। और फिर स्पिन 1/2 होगी, और उसी मतलब जो एनर्जी लेवल है उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन होना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एक अदर क्वांटम स्टेट में होगा, और उसके लिए ये तीनों तो सेम होंगे नहीं, 1 0 0, और जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू होगी -1/2, ठीक। तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एस ऑर्बिटल में लाई कर रहे होंगे और उनकी डिफरेंट स्पिन होगी। तो ये हीलियम की ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ठीक। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो बेसिकली हमने बोहर थ्योरी में भी पढ़ा, E जो है वो n पे डिपेंड करती है, यानी एनर्जी। सो बेसिकली ये वाला जो क्वांटम नंबर है वो एनर्जी डिटरमाइन करता है किसी इलेक्ट्रॉन की इन 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 एटम, ठीक। सो तो आपने मतलब पढ़ा होगा n स्क्वायर पे बेसिकली जो है वो E डिपेंड कर रही होती है। सो it gives the average distance of electron from the nucleus and energy associated with it। n can assume to be 1 2 3 4। n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वांटम नंबर के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, एनर्जी लेवल के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर सो ऑन 1 के डिफरेंस के साथ। और अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम के शेल कहते हैं, सेकंड को एल, फिर एम और फिर एन, ठीक। तो इस तरह ये तो क्वांटम नंबर है, इससे हम फेमिलियर हैं। फिर सेकंड क्वांटम नंबर इसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, या ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन के और की मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है उसको उसके साथ डील करता है, और इसकी बेस पर जो हमारे लेवल हैं उनको हम सब लेवल्स में डिवाइड करते हैं या सब शेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो एक इन अ गिवन प्रिंसिपल एनर्जी शेल हमारे लेवल जो है वो फिर सब लेवल्स में डिवाइड होते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 0 से,
n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है n-1 तक। यानी अगर आपके पास l जो है वो n जो है वो 1 है, तो अगर n 1 है तो l की वैल्यू जो है वो 0 होगी और n-1 तक जाएगी। n-1 जो है वो 1 - 1 है जो कि 0 है, तो l की वैल्यू 0 ही रहेगी केस l के लिए। जब l की वैल्यू n की वैल्यू 2 है, तो जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और n-1 करें यानी 2 - 1 तो आंसर आएगा 1। सो 0 और 1। इसी तरह यानी l की वैल्यू जो है n से एक पीछे रहेगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 तक जाएगी, 0 1 2 3। सो इस तरह जो एनर्जीज हैं लेवल्स की वो क्या होंगी कि s की सबसे ज़्यादा, फिर p की, फिर d की, फिर f की। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है कि n इज इक्वल टू 1 पे l इज इक्वल टू 0 1 सब लेवल है और उसको हम 1s से डिनोट करते हैं। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 के लिए 0 1 2 3 होंगे और उनको हम 3s 3p 3d इसी तरह 4s 4p 4d हम डिनोट करते हैं। So thus for each value of n there are n values of l. The value of azimuthal quantum number gives the shape of the सबशेल। सो हमें पता है कि हम इसकी बेस पर एस सबशेल है तो वो एक नियरली सर्कुलर होगा, पी है तो वो डम्बेल शेप में होगा। ठीक है, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है बेसिकली हमें शेल्स की शेप बताता है। शेल्स की शेप बेसिकली यही है कि आपको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाने की कहाँ पे है, उसकी बेस पे हम शेल्स की शेप बना लेते हैं। सो अगर डम्बेल शेप है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पाया जाएगा, रेस्ट प्रोबेबिलिटी टू बी फाउंड ओवर हियर। सो ये फिर उसकी शेप बन जाती है उस ऑर्बिटल की। सो वैल्यूज हमने देखी कि 0 1 2 3 4 सो ऑन n-1 तक वैल्यूज जा रही हैं और उनकी बेस पे हम सब शेल्स के नाम इस तरह लेते हैं कि अगर l इज इक्वल टू 0 है तो वो s शेल होगा, अगर l इज इक्वल टू 1 है तो वो p शेल होगा, एंड अकॉर्डिंगली अगर 2 है तो d शेल होगा एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताता है मैग्नेटिक फील्ड में। In the absence of external magnetic field, orbitals having same values of n and l but different values of ml have the same energy, so इनको हम कहते हैं degenerate orbitals। यानी अगर आपके पास जो है वो मतलब एक ऐसा लेवल है जिसके लिए n और l जो है वो उसकी वैल्यूज सेम है तो और एम एल की वैल्यूज डिफरेंट हैं, लेकिन आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, सो एम एल की वैल्यूज डिफरेंट हैं उसके लिए। लेकिन आपने चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है वो एम एल की वैल्यू डिफरेंट आपको नज़र नहीं आएंगी, और चूंकि नज़र डिफरेंट नहीं आएंगी देयरफॉर वो सारे एनर्जी लेवल जो हैं उनकी एनर्जीज आप एम एल की बेस पर मतलब चेंज डिफरेंट नहीं होंगी, वो सेम एनर्जी लेवल्स होंगे। और ऐसे लेवल जिनकी एनर्जी सेम हो उनको हम डी जनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। सेम एनर्जी वाले लेवल्स जो हैं उनको हम डी जनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन डी जनरेट एनर्जी लेवल्स को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि इनकी एनर्जी की वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट हो जाती है, लेकिन अगर आपने एनर्जी मैग्नेटिक में फील्ड में नहीं पुट किया हुआ तो वो सेम एनर्जी लेवल आपको शो हो रहे होंगे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डी जनरेट एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सो बेसिकली जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं जो पहले डीजनरेट थे तो आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अलग-अलग उनकी एनर्जी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगी और आप देखेंगे कि ज़ीमन इफेक्ट बेसिकली तब होता है आप एनर्जी लेवल को देखते हैं कि वो स्प्लिट अप हो जाते हैं स्लाइटली। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि जो एटम है वो उसमें इलेक्ट्रॉन के इस तरह क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है उसके सर्कुलेट करने से ऑर्बिट में जो है वो मैग्नेटिक मोमेंटम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जनरेट होता है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिर इंटरैक्ट करता है और उसकी इंटरैक्शन की वजह से आपने देखा कि वो जो है वो स्पिन करता है और अपने ही एक्सिस के गिर्द प्रिसेशन करता है। सो उसकी जो है वैल्यूज मतलब एम एल की बेस पर फिर तीन मतलब प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस हो जाती हैं स्पेस में और इसकी वजह से आपके पास
डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। So magnetic quantum number is denoted by ml and its values depend on L। और इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? इसकी वैल्यूज़ होती हैं -L से लेके +L तक, और ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे और टोटल फिर आप जो वैल्यूज़ हैं, thus for a given L the value there given L value there are 2L plus 1 values of ml। ठीक, so ml की फिर 2L+1 वैल्यूज हो जाएंगी, यानी अगर L 0 है तो क्या होगा, ml की एक वैल्यू होगी, अगर L 1 है तो ml की 3 वैल्यूज होंगी। इसी तरह ml की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी इस फार्मूला के मुताबिक उतनी स्प्लिटिंग होगी हमारे पास। टू ऑर्बिटल्स इन द सेम शेल can have identical n and L value but they must have different fixed values of ml। So for S subshell L is equal to 0 and ml is also 0। ठीक है, ये ml की वैल्यू जो है -L से लेकर +L तक है with one with difference of 1। जैसे अब यहाँ पर अगर L की वैल्यू 1 है, P शेल के लिए L की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी, +1, फिर एक का डिफरेंस आया तो 0 आ गया, फिर एक का डिफरेंस आया तो -1 आ गया। एक तो +1 0 और -1। फिर L इज इक्वल टू 2 के लिए ml की वैल्यू क्या होगी, +2 +1 0 -1 एंड -2। तो जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ हैं उतनी ही स्पेस में ओरिएंटेशंस होंगी उस ऑर्बिटल की। अगर एम एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि ये स्पेस में ओरिएंटेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह अगर 3 है तो उसका मतलब है कि ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, और अगर 5 है तो इस तरह 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये इनका जी कंपोनेंट आपके पास आता है, और फिर आपने उसको कहा था एम जी या MLH, और प्लस ये प्लस वाला, फिर +2 वाला, +1 वाला, फिर 0, फिर -1 और -2। सो जी कंपोनेंट आप उसको मेजर कर सकते हैं फिर। ठीक हो गया। और फिर आ जाता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो यूजुअली आपको समझाने के लिए ये मतलब पहले बताया जाता होगा। स्पिन जो है वो अपने ही एक्सिस की रोटेशन को कहते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। और यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया हुआ है कनेक्टेड विद मोर electron connected more with its magnetic behavior rather than orientation। So उसका magnetic behavior है, however it's not the orientation, it's not the rotation of electron about its own axis। So this is a wrong concept। ये एक intrinsic property है इलेक्ट्रॉन की, तो आप मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं तो वो सामने आती है। This number can have only values corresponding to clockwise and anti-clockwise spin, और इसकी प्लस हाफ और माइनस हाफ दो ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, the clockwise spin is represented by the arrow up and the other one with the arrow down। Each orbital can accommodate a maximum of 2 electrons provided they have opposite spin। तो जैसे हमने वो उसके केस में भी देखा, हीलियम के केस में, कि बाकी तीनों जो क्वांटम नंबर थे वो सेम थे। स्पिन जो है वो एक की प्लस हाफ थी, दूसरे की माइनस हाफ थी। एक जो है वो स्पिन अप था, दूसरा स्पिन डाउन था। तो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बेस के पर भी फिर हमारे पास कुछ मज़ीद स्प्लिटिंग हो रही है। तो चूँकि ml की वैल्यूज़ पे ml की बेस हमने देखा था कि 2l+1 वैल्यूज़ बन जाती हैं हमारे पास। तो चूँकि हर एक क्वांटम स्टेट फिर ml वाली भी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अप स्पिन का, उसकी एक क्वांटम स्टेट बन गई, दूसरा डाउन स्पिन का, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 × 2l+1 जो है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन गिवन सबशेल। एल आप एल की वैल्यू रखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एल की वैल्यू 0 होगी तो आप देखो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर एल की वैल्यू 1 होगी तो 6, 2 होगी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक हो गया इस तरह। और यहाँ पे भी देखें n इज इक्वल टू 1 के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। एल की वैल्यू 0 होगी तो एस सबशेल होगा, और एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक स्पिन अप का और एक डाउन का। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 के लिए l के पास l की वैल्यू होती है 0 एंड 1। तो 0 के लिए s सब शेल है और 1 के लिए p सब शेल है। और इसको ml की बेस पे हम देखें तो ml की बेस पे s है तो s के लिए तो 0 ही रहेगा, लेकिन p है तो p के लिए 1 वैल्यू है, तो 1 क्या 3 में डिवाइड हो जाएगी ना, 0 -1 0 एंड +1 3 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक,
-1 0 +1 और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हुए इस s में, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें हुए, 2 इसमें हुए, 2 इसमें हुए। सो इनमें यानी इधर इधर टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और ये वाले 2 8 हो गए। इसी तरह यहाँ पर 3s3p3d है, इसके लिए l की वैल्यू 0 1 और 2। 0 वैसे ही रहेगा, 1 जो है वो +1 0 और -1 में, 2 जो है वो +2 +1 0 -1 -2 में डिवाइड हो जाएगा। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल ये कितनी स्टेट्स हैं 5, यहाँ पे कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और p में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स और इधर कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये वाला जो फार्मूला है आपको सिर्फ l की बेस पर इलेक्ट्रॉन की का नंबर बता रहा है, जबकि n की बेस पर भी हमें निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह समेशन, ये वाला फार्मूला में आपने इस फार्मूले का सम करना है ओवर l की वैल्यूज़, और l की वैल्यूज़ 0 से लेके n-1 तक जाती हैं। तो जो आप इसके ऊपर जो है वो इसका सम करेंगे इस वैल्यू का, तो ये क्या होगा 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4l+2। सो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे l आ जाएगा, समेशन l इज इक्वल टू 0 to n-1 प्लस 2 टाइम्स या समेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर यानी 1 लगा लो, अगर 2 यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे बेसिकली 1 है। सो 1 का हमने समेशन निकालना है। सो बेसिकली इन्होंने समेशन निकालने का फार्मूला भी दिया हुआ है, बट चलिए यहाँ फार्मूला देख लेते हैं कि एस एन जो है वो n/2 टू a1 क्या है, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना ये। फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, l इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, n-1 n नेथ वैल्यू क्या है हमारे पास n-1 है। सो और डिफरेंस जो है वो 1 का है, 0 1 2 3 सो ऑन n-1 तक 1 का डिफरेंस है d। सो इसको आप देखें तो आपके बन रहा है n इंटू n-1/2। और इस तरह ये जो कांस्टेंट है लेट से 1 है तो 1 की वैल्यू जो है वो n टाइम्स ऐड हो रही है, 0 से लेकर n-1 तक जाएँ तो n टाइम्स ऐड हो रही है तो n आ जाएगा। सो 2 टाइम्स n ये आ गया, इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 2n स्क्वायर। अब ये जो आपके पास 2n स्क्वायर है ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अकॉर्डिंग टू द n लेवल्स। सो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 तो आपके पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में, और फिर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले में। इसी तरह थर्ड का देखेंगे तो वो 9 टाइम्स 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह आपको n की बेस पर जैसे मैंने अभी यहाँ पे निकाला, इस वाले में जो है वो 18 थे, नीचे वाले में 8 थे, उससे नीचे वाले में 2 थे। सो n की बेस पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाएंगे। सो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि के शेल में जो है वो n इज इक्वल टू 1 होगा, 2 3 सो ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन्स सारे हर एक में 2n स्क्वायर वाले फार्मूला के मुताबिक बताए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जैसे ये एग्जांपल है, इसमें आपको क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन विद n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 एंड ml इज इक्वल टू -1 and ms equal to this is found in the same atom as a second electron with this। ये आपको सारे क्वांटम नंबर उसने बताए हुए हैं। व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सो आप देखो कि n इज इक्वल टू 2 हो, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ l इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी l इज इक्वल टू 1 है, ml इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पे भी ml इज इक्वल टू -1 है। अब ms जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की +1/2 है और सेम क्वांटम स्टेट है, बाकी तीनों क्वांटम नंबर सेम है, तो फिर जो ms है उसको डिफरेंट होना ज़रूरी है, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसकी ms क्या होगी -1/2। इसी तरह यहाँ पर है, ठीक, ये एक एग्ज़ाम्पल है और ये एग्ज़ाम्पल है। आपको इस दफ़ा क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि क्या ये सेम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आप देखें क्वांटम नंबर बताएं कि क्या ये सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ये वाला है, तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने देख लेना है, 6 एग्जांपल्स हैं, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। और
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एल एस कपलिंग स्टार्ट करेंगे, हम जे जे कपलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।